नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र बीए फिफ्थ सेमेस्टर पेपर 1 के चैप्टर 1 के बारे में। यानी कि जब आप बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो सोशियोलॉजी में या किसी भी सब्जेक्ट में 2 पेपर आपको पढ़ने होते हैं। तो ऐसे ही समाज शास्त्र में आपको जो पहला पेपर है उसमें क्या पढ़ना है? क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ना है बेटा? क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट यानी कि शास्त्रीय समाज शास्त्रीय परिचय के बारे में आपको समझना है पहले पेपर के अंतर्गत। तो इसी के बारे में हम विस्तार से आज के वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आखिरकार क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट का जो पहला चैप्टर है यूनिट नंबर 1 को चूंकि एक यूनिट एक वीडियो में कवर कर पाना बहुत मुश्किल काम है। एक यूनिट को प्रायः 6 से 7 लेक्चर के माध्यम से अदर टीचर समाप्त करते हैं, लेकिन शुक्ला स्टडी पॉइंट के माध्यम से आप एक यूनिट को 2 लेक्चर्स के माध्यम से एक घंटे का लेक्चर जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की श्रृंखला भी रखी जाएगी, सब कुछ मिलेगा। तो आज का जो पहला चैप्टर है ये इकाई संख्या 1 से बनने वाले कई चैप्टर्स को मैं समाहित करूंगा। बेसिकली कई टॉपिक्स कवर करेंगे और फिर एक दूसरी वीडियो आएगी, इसमें हम 18 मतलब कि वो जो औद्योगिक क्रांति हुई है और जो फ्रांस की क्रांति हुई है उसका समाजशास्त्र के उदय पर क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा पूरा विस्तार से। तो ये 2 वीडियो जो होंगी इससे एग्जाम में लगभग 20 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। 25 नंबर हो सकते हैं, उससे कम नहीं हो सकता। 20 से 25 हो सकते हैं लेकिन 20 से कम नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखेंगे। यूनिट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते हैं तो ये पहला पेपर आपका है पेपर नंबर 1 यूनिट संख्या 1 का पहला चैप्टर आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ आपको चीजों को समझाएंगे ताकि कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत ना पड़े, सब कुछ बाकायदा से आपको समझाएंगे। देखिए बेसिकली अगर देखें यूनिट नंबर 1 का जो नाम है इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी यानी सामाजिक चिंतन का उदय कैसे हुआ उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो इसके उदय के पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, किसी एक दिन में किसी विषय का उदय नहीं होता है बल्कि एक लंबी प्रक्रिया होती है इसके पीछे। अब वो प्रक्रिया क्या है उसको उन सभी प्रक्रियाओं के माध्यम से हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 2026-27 का फिफ्थ सेमेस्टर के बीए वाले बच्चों का। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, कैसे जुड़ना है वो मैं डिटेल से आपको बताऊंगा। इसमें हम समाजशास्त्र का पूरा उदय देखेंगे पूरी विस्तार से, उसके पीछे पीछे क्या लॉजिक रहे हैं और कौन कौन सी चीजें उत्तरदायी रही, कौन कौन से कारक उत्तरदायी रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। आज से पहले ऐसा आपने कहीं पर नहीं पढ़ा होगा। यह नोट्स आपके लिए तैयार किया गया है विशेष पद्धति से, बहुत ही बेटर अंदाज में, बहुत समय दिया गया है इस पीडीएफ में। आप जान लीजिए या 1 घंटे की क्लास आप जो आप देख पा रहे होंगे 1 डेढ़ घंटे की क्लास, ये मात्र 1 घंटे की मेहनत नहीं बल्कि 5 घंटे की मेहनत लगती है एक क्लास को सेट करने के पीछे आपके लिए। चूंकि आपको ऑफलाइन पढ़ा देना बहुत सरल काम होता है, ऑफलाइन पढ़ा देना बेटा बहुत सरल काम होता है, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन में इतनी दिक्कत होती है जिसका कोई जवाब नहीं। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में बस आप पास नहीं होते, बाकी और जब आप पास नहीं होते तो आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम भी होता है और आप क्रॉस क्वेश्चंस भी सही तरीके से नहीं कर पाते। इसीलिए आपसे इतना डीपली पढ़ाने का प्रयास मैं करता हूं और शिक्षा मनोविज्ञान के जो पहलू है उन पर फोकस करके पढ़ाता हूं ताकि क्या हो किसी बच्चे के मन में, किसी स्टूडेंट के मन में किसी प्रकार का कोई जो है क्वेश्चंस ना बचे, कोई डाउट ना रहे। यानी सारे डाउट आपके बनेंगे नहीं दिमाग में, क्वेश्चंस आपका एक भी छूटने वाला नहीं है, एक भी क्वेश्चन आपके मन में जो पुटअप होगा उसका आंसर आपको उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगा। ऐसी प्रक्रिया, ऐसे मेथड के तहत मैं पढ़ाऊंगा आपको, तो कहीं पर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। ऐसे ही हमेशा स्वागत आपका करते रहेंगे। बस आप सभी लोग वीडियो को इसको लाइक कर दीजिए ताकि 1 घंटे में आपके साथ जब जुड़ा हूं तो आपको एक बेहतर नॉलेज मैं दे करके जाऊं। इतना मोटिवेशन मुझे दे दीजिए लाइक के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से, लाइव चैट के माध्यम से, थम्स अप का बटन लेकर के भेजिए। गुरुजी बड़ा अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ऐसे लिखिए, कमेंट करिए, आप लाइक करिए वीडियो को। जैसे ही लाइक कमेंट बढ़ता है तो मोटिवेशन जो होता है एकदम से अपने उफान पर होता है। और उस दौरान आप एक टीचर से, जब आप एक टीचर को मोटिवेट कर देते हैं तो उससे आप सब कुछ सीख सकते हैं, जो आपको सीखना है सब कुछ सिखा देगा वो टीचर। तो आप मुझे उस मोटिवेशन की, उस अभिप्रेरणा की पराकाष्ठा तक पहुंचाएं पहले, उसके बाद में आप देखिए कि कितना ज्ञान आप तक पहुंचता है मेरे द्वारा। और वो ज्ञान सब बोर्ड पर भी लिखे हुए हैं जो आपके लिए मैंने तैयार किया है। चलिए भूमिका समझते हैं पहले, इसकी इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करें। देखिए समाज शास्त्र का विकास कैसे हुआ, इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी हेडिंग डालेंगे। तो ये कोई अचानक हुई घटना नहीं है, ये एक
अचानक से आ गई कोई घटना, ऐसी नहीं है। यह एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया है, इसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक है। ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है ये समाजशास्त्र का विकास, जिसमें यूरोप में बौद्धिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव शामिल थे। समाज में आप देखते हैं, एक तो बौद्धिक परिप्रेक्ष्य, पुनर्जागरण का समय आया, बौद्धिक परिप्रेक्ष्य इसको कहते हैं इनलाइटमेंट। सामाजिक दौर आया, समाज में तमाम प्रकार के रिफॉर्म किए गए, सामाजिक पुनरुद्धार किया गया, समाज का सुधार किया गया, उसके द्वारा तमाम बदलाव आया समाज में। तमाम राजनीति में तमाम क्रांतियां हुई, जैसे कि अमेरिकन क्रांति, फ्रेंच क्रांति, ठीक है, और खास करके औद्योगिक क्रांति, जिसको इंग्लैंड की क्रांति कहते हैं, रक्तहीन क्रांति कहते हैं, गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं, क्योंकि एक बूंद खून तक नहीं गिरा उस क्रांति में, लेकिन पूरी समाज की दशा और दिशा बदल करके रख दी औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति और इंग्लैंड की क्रांति, ये दोनों क्रांतियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं समाज शास्त्र के उदय को लेकर के, जिसको हम नेक्स्ट चैप्टर में चर्चा करेंगे विस्तार से, ठीक है। क्रांति क्या थी और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और आर्थिक चीजें जो है, इसमें तमाम आंदोलन हुए, समाज में तमाम आंदोलन हुए, उन तमाम मुद्दों के द्वारा आप देखते हैं समाज में तमाम परिवर्तन हुए और समाज शास्त्र का उदय हो पाया, ठीक है। ये सारी चीजें शामिल थी। समाज की जटिलताओं को समझने के लिए सोच और दृष्टिकोण में जो परिवर्तन हुए हैं, चाहे व्यक्तियों के चाहे वो सभी चीजों के, उन्होंने समाज शास्त्र के जन्म का मार्ग प्रशस्त किया, ये बात आप ध्यान रखेंगे। मुख्य कारण क्या रहा भाई इसके उदय होने का? सबसे पहला कारण क्या रहा? सबसे पहला कारण रहा औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो कि 1688 के आसपास इंग्लैंड में होती है। औद्योगिक क्रांति में तमाम प्रकार के नए नए आविष्कार शुरू हो गए, तमाम प्रकार के जो है नियम कायदे आने लगे, तमाम प्रकार के आविष्कार, तमाम प्रकार के यंत्रों का आविष्कार हुआ, तमाम प्रकार की उद्योग इंडस्ट्री बनना शुरू हो चुकी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, लोगों की विचारधाराएं बदलनी शुरू हुई, सब चीजें बदली, समाज बदला, तो समाज में चीजें वो प्रभावित हुई। समाज शास्त्र का उदय यहां से भी दिखता है। दूसरी बात, फ्रांसीसी और अमेरिकन क्रांतियां, फ्रेंच एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ये औद्योगिक क्रांति है। वैसे फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी 1789 में हुई थी, 1789 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और औद्योगिक क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति में भ्रातृत्व, बंधुत्व और जो है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे दिए गए, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, तो सब जरूरी है। इसके अलावा तीसरी जो प्रमुख कारण रहा है औद्योगिक मतलब किसका, समाजशास्त्र के उदय का, वो रहा है बौद्धिक जागरण, इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट। ये सब आपके चैप्टर में, ये चैप्टर संकलित है, इन सभी को चर्चा करूंगा। अभी मैं सबसे पहले बौद्धिक जागरण को समझूंगा, फिर इतिहास का दर्शन समझेंगे, फिर सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। इन तीनों को आज की वीडियो के माध्यम से मैं चर्चा करूंगा, और फ्रांसीसी क्रांति और औद्योगिक क्रांति, अमेरिकन क्रांति, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको हम विस्तार से आज की वीडियो के माध्यम से देखेंगे, क्यों इन कारणों से क्या क्या कैसे प्रभाव पड़ा, ये कारण क्या थे, आखिरकार बौद्धिक जागरण में क्या हुआ जिससे समाजशास्त्र का उदय होना संभव पाया, इतिहास का दर्शन क्या है, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री क्या है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये सब बेसिकली ये एक कारण रहे हैं, ये 5 कारणों के द्वारा क्या हुआ, इन 5 कारणों की वजह से समाज शास्त्र का उदय संभव हो पाया, ठीक है। एक लंबी प्रक्रिया रही, एक ऐतिहासिक प्रक्रिया रही। अब सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बौद्धिक जागरण, इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट। सबसे पहला टॉपिक आपको यही पढ़ना है। मेरे हाथ में सिलेबस है बेटा, यूनिट नंबर 1 में सिलेबस में आपको क्या इनलाइटमेंट, आपको इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट यानी बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल माने होता है बौद्धिक और इनलाइटमेंट माने होता है जागरण, ठीक है। तो बौद्धिक जागरण के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी वजह से समाज में कैसे कैसे बदलाव हुए ये आप उनको समझना है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए समझने का प्रयास करते हैं बारीकी के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूं। परिचय समझे पहले इसका, बौद्धिक जागरण है क्या। बौद्धिक जागरण, इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट, 17वीं और 18वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी मतलब होता है 1601 से लेकर के 1700 का समय 17वीं शताब्दी कहा जाता है, और 1701 से लेकर के 1800 का समय जो होता है इसी को 18वीं शताब्दी कहते हैं। यानी 1600 से लेकर के 1800 के बीच 17वीं और 18वीं शताब्दी आपकी आएगी। तो 18वीं शताब्दी में यूरोप में उभरा एक ऐसा काल था ये बौद्धिक जागरण काल, जिसने क्या किया था, परंपरा, अंधविश्वास और धार्मिक जो रूढ़िवाद था उसको चुनौती दी थी। यानी जो पहले से चली आ रही परंपरा थी, उन परंपराओं को खत्म करने या उन परंपराओं को तोड़ने का काम, अंधविश्वास जो था उसका खत्म करने का काम, उसको धार्मिक रूढ़िवाद जो बहुत दिन से चली आ रही रूढ़ियां थी, उन रूढ़ियों के खिलाफ भी काम होने शुरू हो गए, ठीक है, उनको चुनौती दी गई। यह वह समय था बेटा जब इंसानों ने अपने विवेक और तर्क शक्ति पर भरोसा करना शुरू कर दिया था।
वो जैसे कोई किसी बात को बता देते, जैसे कि आप कहते कोई कहीं पर जा रहा है तो रोको मत, तो टोको मत, कहते नहीं कि टोकना नहीं चाहिए, कि भाई आप पूछते गांव वगैरह में कहीं पर आप जाना शुरू हो गए तैयार होके, कोई पूछ लिया कहाँ जा रहे हो भैया, तो अगर वो पूछ लिया कहाँ जा रहे हो तो बेकार होता है, बुरा होता है, ऐसा मान्यता है। तो आप किसी ने कह दिया कि मान्यता है, या मंगर बुद्ध उत्तर दिश कालू और दक्षिण जाओ तो हो निहालू, ऐसे एक मान्यता चली है, लोक चीजें होती हैं, जनता में प्रचलित रहती हैं, ठीक है। तो मतलब कि ऐसे है, एक चौपाई है बड़ी जबरदस्त, तो इसमें है कि भाई क्या क्या, जैसे उत्तर जाओ तो मतलब कि मंगर बुद्ध उत्तर दिश कालू, और मतलब कि दक्षिण जाओ तो हो निहालू, ये जो है एक पूरी दोहा है, मेरे सामने मैंने लिखा हुआ है। जैसे सोम शनिचर पूरब न चालू, यानी सोम और शनिवार को पूरब नहीं जाना चाहिए, कुछ बुरा होता है। शुक्र रवि दिन पश्चिम न हालू, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा फिर से सुनिए, इसको विस्तार सुनिए। देखिए, सोम शनिचर पूरब न चालू, यानी सोम और शनिचर को पूरब दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। शुक्र रवि दिन पश्चिम न हालू, यानी कि पश्चिम दिशा के, पश्चिम माने पश्चिम दिशा में शुक्रवार को रविवार को नहीं जाना चाहिए, ये दिशा शूल के बताए गए हैं। मंगर बुध उत्तर दिश कालू, यानी मंगर और बुध को अगर उत्तर दिशा में आप जाते हैं तो आपका मतलब कि थोड़ा सा बेकार होता है, ठीक है। ऐसे ही दक्षिण जाओ तो हो निहालू, अगर दक्षिण दिशा में आप जाते हैं, दक्षिण दिशा में मंगर और बुध के दिन दक्षिण दिशा में आप यात्रा करते तो आपका यात्रा सुखमय होगा। जे बिफे के दक्षिण जाए, बिफे माने बृहस्पतिवार को, ऐसा जो व्यक्ति जो बिफे यानी कि जो बिफे को दक्षिण जाए बिना गुनाहे पनही खाए, पनही माने पनही खाए मतलब कि वो बिना गुनाहे, मतलब कि बिना कुछ किए ही उसको दोष लग जाता है किसी भी चीज का। यानी कि अगर आप बृहस्पतिवार को दक्षिण जाते हैं तो आपको एक प्रकार से बिना गुनाहे पनही खाए वाली हाल होगी, यानी आपका बिना कुछ किए ही आपको एक प्रकार से उस मामले में रगड़ लिया जाएगा, मतलब कि समझ रहे हैं, उस मामले में आपको धर लिया जाएगा। कोई भी मामला आपने नहीं किया है उसमें आप फंस सकते हैं, ऐसा मान्यता है, ऐसे लोक प्रचलित चीजें हैं। तो आपको यहां पर ये चीजें समझनी पड़ेंगी, तो यही चीज मैंने आपको बताई, ठीक है। अब यहां पर यह समझे बेटा कि जो ये परंपराएं हैं, विश्वास, अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़ियां, ये यही है। अब इसको बस केवल सुन लेने से या लिखा है इसको लिखे पढ़े से मान लेने से नहीं होता है, इसको आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे, अपने तर्क, अपने बुद्धि, अपने शक्ति का प्रयोग करके, विज्ञान का प्रयोग करके आप इसको जांचेंगे, परखेंगे, जो मैंने आपको अभी बताया, तब आप इस पर विश्वास करेंगे। तो जो बौद्धिक जागरण का समय रहा है वो इसी चीज को चेक करने का काल रहा है। जो रूढ़ियां, जो रीति रिवाज पहले से बताए गए, उन रीति रिवाजों को चेक किया गया, तथ्यों के साथ, यानी वैज्ञानिकता के साथ, जो बुद्धि के साथ परखा गया उनको, ठीक है। विवेक और तर्क शक्ति पर भरोसा करना शुरू कर दिया मनुष्य ने। सामाजिक जीवन के हर पहलू का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया और इस तरीके से बौद्धिक परंपरा शुरू हुई। इसे एज ऑफ क्या कहते हैं, एज ऑफ रीजन कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि इसमें मानवता को यह सिखाया गया कि हर समस्या का समाधान तर्क और विज्ञान से किया जा सकता है, ना कि किसी रूढ़ी से, किसी रीति रिवाज से किया जा सकता है। आप तर्क, क्योंकि रूढ़ियां कुछ समय के लिए ही होती हैं, तर्क और इन सभी का प्रयोग करके आप किसी भी चीज का अच्छे तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं। आगे बढ़ते और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। मुख्य विशेषताएं, अब देखिए इसकी विशेषताएं, बौद्धिक परंपरा की विशेषताएं क्या क्या है, इसको समझते हैं बेटा। देखिए मुख्य विशेषताएं, की फीचर्स, देखिए तर्क और विवेक पर बल देता है, ठीक है। जो बौद्धिक जो एक प्रकार से इरा है वो एम्फेसिस एंड रीजन, मतलब की रेशनलिटी पर बल देता है, यानी तर्क और विवेक पर बल, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात है बौद्धिक जागरण काल जो रहा है बेटा, या बौद्धिक जागरण का समय जो रहा है, जिसकी वजह से समाज शास्त्र का उद्भव हुआ, उसका मूल मंत्र था सोचो पहले, फिर प्रश्न करो और फिर समझो। पहले कोई चीज है उसको पहले सोचो कि क्या है ये, फिर सोचने के बाद में उससे खुद से प्रश्न करो कि भाई क्यों है, और उसके बाद में फिर समझो उसको कि आखिरकार ये है क्या, उसको विस्तार से डिटेल में इसका समझ लो ताकि दूसरे को आप समझा सको। दूसरी बात, धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखा गया इस इरा में, इस एज में। तो ये आप देखते हैं एक अलग टाइप का समाज बन गया। पहले जो समाज रूढ़ी रीतिवाजों को फॉलो करता था वह समाज अचानक से बदलना शुरू हो गया, एक प्रक्रिया के द्वारा बदलना शुरू हो गया। उदाहरण के रूप में जैसे रेने डेस्कार्टेस का प्रसिद्ध कथन है, कैगिटो इर्गो सम, यानी मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, अगर मैं नहीं सोचता तो मैं नहीं होता, ऐसा कह सकते हैं। तो मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह कथन बिल्कुल सटीक बैठता है। तो इस तरीके से ये एक कुछ विशेषताएं रही किसकी, बौद्धिक
जो है जागरण की। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे विज्ञान का उदय। अब विज्ञान का उदय कब हुआ? विज्ञान के उदय से आप देखते हैं पहले जो चीजें व्यवहार में थी वो चीजें अब विज्ञान में होने लगी। तर्क और जो है अपने विवेक का प्रयोग करके मनुष्य रूढ़ि रीतिवाजों का खंडन करने लगा, धार्मिक चीजों का खंडन करने लगा। तो आप देखते हैं कि विज्ञान का उदय हुआ, राइज ऑफ साइंस। देखिए प्रकृति और समाज दोनों को वैज्ञानिक पद्धतियों से समझने का प्रयास किया गया। जैसे कि आइजैक न्यूटन जो थे उन्होंने क्या किया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ऐसे लगातार तमाम प्रकार के सिद्धांत आते गए, हर एक धार्मिक सिद्धांत खंडित होते गए, वैज्ञानिक सिद्धांत हावी होते गए। ऐसे ही फ्रांसिस बेकन जो था उसने वैज्ञानिक विधि से, साइंटिफिक मेथड से जो है मतलब साइंटिफिक मेथड को बढ़ावा दिया हर एक सब्जेक्ट में। तो वो सब भी चीजें आप देखते हैं समाज को बदल रही थी, समाज जो है बदला। तीसरी विशेषता ये है धर्म से दूरी। ठीक है, यानी सेकुलराइजेशन, यानी धर्म से दूरी होना शुरू हो गई। धर्म को लोग नहीं मानने लगे, धर्म को तर्क और विवेक से एक प्रकार से देखने लगे। राज्य और चर्च के बीच दूरी बढ़ती चली गई। जो चर्च और राज्य आपस में एक दूसरे से साठगांठ करके आगे बढ़ते थे, चर्च का अलग रास्ता हो गया और राज्य का अलग रास्ता हो गया। ठीक है, ये सब यूरोपीय कंट्रीज की बात हो रही है, भारत में चर्च वगैरह का कोई वो नहीं था। शिक्षा और प्रशासन को धार्मिक नियंत्रण से बाहर लाया गया, क्योंकि शिक्षा और प्रशासन पर अभी तक क्या था, धर्म का नियंत्रण था। अब धर्म का नियंत्रण ना होकर के अब जो है स्वतंत्र हो गई, ये सब स्वतंत्र संस्थाएं बनने शुरू हो गई। इससे समाज में बहुत बड़ा बदलाव हुआ और इसी बदलाव की वजह से एक ऐसे विषय की जरूरत पड़ी जिसका अध्ययन करना हमको जरूरी था, वो समाजशास्त्र विषय था। उदाहरण, यूरोप में चर्च के प्रभाव को सीमित करने की दिशा में कानून तमाम बनने शुरू हो गए, ऐसे तमाम प्रकार की चीजें शुरू हो गई। ठीक है, और आप देखते हैं कि 1838 ईस्वी का समय है इमरजेंस ऑफ, कब उदय हुआ? 1838 का समय आपको मैं फिर से एक बार बता दूं। ठीक है, चलिए अभी फिर से इसमें बताता हूं, अभी इसको समझ लीजिए पहले विशेषताओं को, ताकि क्लियर हो जाए। स्वतंत्रता और समानता के विचार, आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये विचार भी आने लगे। समाज में हर व्यक्ति के अधिकारों और समान अधिकार मतलब अवसरों की वकालत की गई। पहले क्या था, किसी को उच्च अधिकार किसी को निम्न अधिकार दिया गया था, किसी को ज्यादा उच्च मान्यता मिली थी, किसी को मान्यता ही नहीं मिली थी। और अब समाज को एक बराबर दृष्टिकोण से देखा जाने लगा, सब संभाव देखा जाने लगा। जैसे कि उदाहरण के रूप में फ्रांसीसी क्रांति हुई, उसका नारा क्या था, लिबर्टी इक्वलिटी एंड जो है फ्रेटर्निटी, यानी स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व का नारा फ्रांसीसी क्रांति में दिया गया। फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी की क्रांति है, 1789। ठीक है, 1789 की बड़ी जबरदस्त क्रांति है। इस क्रांति के द्वारा आप देखते हैं पूरा यूरोप, पूरा फ्रांस ही नहीं बल्कि पूरा यूरोप जो है इससे प्रभावित हुआ। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रमुख विचारकों को समझने से पहले आप ये जान लीजिए कि आप देखते हैं समाजशास्त्र का जो उद्भव हुआ या समाजशास्त्र का जो इमरजेंस हुआ, सबसे पहले जब ये सब चीजें हो रही थी, क्रांतियां तमाम हो रही थी, तमाम चीजें हो रही थी, बाद में उदय होगा समाजशास्त्र का उदय 1838 में होगा। लेकिन ये क्रांति वगैरह जो हो रही थी 1789 में क्रांति, 1688 में ही आप देखते रक्तहीन क्रांति जो इंग्लैंड की थी वो हो रही थी। और ये सब जो विकास बौद्धिक जागरण का काल जो चल रहा था, ये भी अब से पहले चल रहा था। तो इन सबके होने से आप देखते हैं कि फिर बाद में क्या होगा, 1838 ईस्वी का समय आएगा। उस 1838 ईस्वी में इन सभी चीजों के जो बदलाव हुए हैं, इनको समझने के लिए, पूरा समाज को समझने के लिए, जानने के लिए एक विषय बनाया जाएगा जिसको समाजशास्त्र कहा जाएगा। ठीक है, समाजशास्त्र नाम दिया जाएगा। समाजशास्त्र को क्या कहा गया था, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी किसने कहा बेटा, सोशियोलॉजी शब्द किसने कहा था सबसे पहले? इस शब्द को सबसे पहले दिया 1838 में एक व्यक्ति है अगस्त काम्टे नाम के। ठीक है, फ्रांस के व्यक्ति थे अगस्त काम्टे। अगस्त काम्टे नाम के व्यक्ति ने फ्रांसीसी मतलब कि फ्रांस के हैं व्यक्ति ये, इन्होंने फ्रांस की क्रांति या फिर तमाम चीजों को देखा। इनको महसूस हुआ कि भाई एक ऐसा विषय होना चाहिए जो समाज का अध्ययन करे, समाज के संबंधों का अध्ययन करे, समाज के रीति रिवाजों का अध्ययन करे, सामाजिक अध्ययन करे। तो ऐसे में एक शास्त्र इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था समाजशास्त्र को ही, सामाजिक भौतिकी नाम दिया था, सोशियो फिजिक्स कहा था। ठीक है, सामाजिक भौतिकी पहले कहा था, यानी समाजशास्त्र को समाजशास्त्र नाम से पहले इसको सामाजिक भौतिकी कहा गया था। लेकिन बाद में इसको क्या कहा गया, समाजशास्त्र कहा गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कब, 1838 ईस्वी में सोशियोलॉजी नाम से संबोधित किया गया। सोशियोलॉजी दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला शब्द है आपका सोशियस और दूसरा शब्द है लोगास। ठीक है, सोशियस शब्द की अगर बात की जाए बेटा, सोशियस शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है और ग्रीक शब्दावली कौन सा, ग्रीक भाषा का शब्द है लोगास। ठीक है, लोगास माने होता है आपका शास्त्र या विज्ञान। ठीक है, लोगास माने शास्त्र या विज्ञान होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सोशियस माने क्या होता है, समाज। सोशियस माने क्या होता है, समाज, यानी कि समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र या विज्ञान समाजशास्त्र कहलाया।
सोशियोलॉजी शब्द सबसे पहले 1838 में अगस्त काम्टे ने प्रयोग किया, इसीलिए अगस्त काम्टे को समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इससे पहले अगस्त काम्टे ने ही इससे पहले अपनी पुस्तकों में जो है सामाजिक भौतिकी के नाम से, सोशियो फिजिक्स के नाम से समाजशास्त्र को पुकारते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके 1838 का समय आता है, उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, सोशियो फिजिक्स उतना सही नहीं, क्योंकि फिजिक्स जो शब्द है वो एक वैज्ञानिकता को दिखाता है, जबकि अगस्त काम्टे तो मानते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन बाकी विद्वानों ने समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना, तो सोशियोलॉजी कहना ज्यादा उचित है इसको, ना कि सामाजिक भौतिकी। तो अगस्त काम्टे को ही लगा कि भाई जो विज्ञान है वो एकदम से सत्य होता है, दो दो चार तो दो दो चार ही होगा, उसमें बदलेगा नहीं, लेकिन समाजशास्त्र में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि समाज संबंधों की व्यवस्था है और संबंध में बदलाव होते रहते हैं। आज हमारा संबंध को दूसरा होगा, कल दूसरे तरीके से हम बात करेंगे आपसे, हो सकता है परसों दूसरे तरीके से बात करेंगे, तीसरे तरीके से बात करेंगे। यानी समाज में जो बदलाव होगा वो समय के हिसाब से हो सकता है बदलता रहे, और समाज सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, ऐसा मैकाइवर पेज ने कहा। तो सामाजिक संबंध तो बदलते रहेंगे, ऐसे में समाजशास्त्र की प्रकृति या नेचर हमेशा एक जैसा नहीं हो सकता, उसकी परिभाषा कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती, इसीलिए विद्वानों में मतभेद है। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित किया है, अपने अपने हिसाब से बताया है। समाजशास्त्र को 1838 में ऐसे होगा। तो ये सब पुनर्जागरण काल के बाद में तमाम क्रांतियां होगी, तमाम चीजें होगी, तो समाज एक जबरदस्त तरीके से सामने आएगा। इससे पहले समाज का वैसे इधर उधर चीजें थी, उसको अध्ययन करना कोई महसूस नहीं हुआ, मानव शास्त्र में अध्ययन हो रहा था इन चीजों का, लेकिन अब समाज के अध्ययन के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का निर्माण होगा, और उसके पीछे की जो रणनीतियां हैं वही चीज हम आज समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए हाँ, एक चीज और बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको हमसे जुड़ना है, सब पीडीएफ प्राप्त करनी है जो हमने बताया आपको, 9161936062 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा हमारे लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ने के लिए। वैसे पीडीएफ नोट्स के लिए वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, बेसिकली पीडीएफ नोट्स में सभी सब्जेक्ट के मिलते रहेंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक जबरदस्त पीडीएफ तैयार किया जाएगा, जो एग्जाम में वही क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे पीडीएफ तैयार किया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया जाएगा। इस पर आपको करना क्या है, आपको अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में हो, अपने सेमेस्टर का नाम, जैसे 5th सेमेस्टर में तो 5th सेमेस्टर का नाम लेकर के आप भेज दीजिएगा, ठीक है। गुरुजी हम 5th सेमेस्टर में हैं, हमारा सब्जेक्ट ये है, हमारी यूनिवर्सिटी में हम इसमें पढ़ते हैं। यूनिवर्सिटी मतलब कि आपका यूनिवर्सिटी यानी कि कॉलेज, किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो कॉलेज का नाम नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी के हिसाब से पूरे कॉलेज में चीजें होती है, जैसे कि एक यूनिवर्सिटी से 300 से 400 या 500 कॉलेज जुड़े होते हैं, तो सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी देखती है, जो यूनिवर्सिटी का सिलेबस होगा वही उसका भी होगा। वैसे सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस सेम है, परेशान नहीं होना। जैसे आप इतना एसएमएस करेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी। 100 रुपए फीस में आपको सभी सब्जेक्ट का मिलेगा, जैसे कि आपको 5th सेमेस्टर में केवल 2 ही मेजर सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन एक सब्जेक्ट के आपको, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, एक सब्जेक्ट के आपको 2 पेपर पढ़ने पड़ेंगे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर, ठीक है। फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर की अगर बात करें बेटा, तो फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर जो होगा आपके लिए ये बहुत ही जबरदस्त होगा, यानी पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 और पेपर 2 की अगर बात की, ऐसे ही दोनों सिक्के होंगे, यानी दूसरे सब्जेक्ट के भी ऐसे होंगे, तो यानी कि 4 पेपर ये हो गए आपके, और एक में आपका को करिकुलर का एक ही पेपर होगा, यानी कुल मिलाकर के आपके 5 पेपर, यानी कि 5 सब्जेक्ट मान लीजिए, क्योंकि अलग अलग पेपर के अलग अलग टाइप के वो मतलब सिलेबस होगा, ठीक है। तो 5 चीजों की तैयारी ये मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए होगी। आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हो, खुद भी जमा हो सकते हो, काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप सभी लोग जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, इसमें आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे लाइव क्लास जब भी कोई होगी उसकी लिंक जो होगी ग्रुप में मिलेगी, इसके अलावा उसकी पीडीएफ मिलेगी, प्लेलिस्ट की वीडियोस मिलेगी, सब कुछ आपको, ठीक है। इसके साथ साथ में आपको क्या मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे को करिकुलर सब्जेक्ट है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस, जो कि कठिन सब्जेक्ट है अपने आप में, जिसमें आपको रीजनिंग एंड कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने हैं, उसके आपके 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट 1 2 3 ऐसे करके 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किए जाएंगे, तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी, बहुत ही बेहतर अंदाज में चीजें आपको समझाई जाएगी, ये बात ध्यान रखेंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, एमजी टायरू बरेली, रोहिलखंड विश्वविद्यालय, मासा कुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी बल्लामपुर, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो ही गया आपका, ठीक है। इसके अलावा आपका चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, ठीक है, महाराजा सुहेलदेव आजमगढ़ विश्वविद्यालय हो ही गया आपका। इसके अलावा आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया हो ही गया,
और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, ऐसे तमाम प्रकार के प्रोफेसर जो है, स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम विश्वविद्यालय और है बिहार के, राजस्थान के, उत्तराखंड के, जहां पर भी हिंदी समझी जाती है तो वहां पर सोशियोलॉजी में यही चीजें पढ़नी पड़ती हैं आपको, ठीक है। क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट आपको पढ़ना पड़ता है, जो कि बहुत जरूरी होता है। जिनको भी पढ़ना है, आज पहली क्लास है तो इसीलिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि आप सभी लोग जुड़ सकते हैं उसमें, और भी क्लास 2, क्लास 3 यानी चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आते रहेंगे। और परीक्षा के अंतिम दौरान में मॉडल पेपर रिवीजन क्लास के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर कर दिया जाएगा, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और उसका जो संपूर्ण सिलेबस कवर किया जाएगा वो ऐसे कवर करेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे गए, चाहे अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, दोनों टाइप की परीक्षाओं की तैयारी मैं करवाता हूं। जैसे आज की जो क्लास मैं ले रहा हूं, अभी लास्ट में मैंने एमसीक्यूज भी टेस्ट रखा है ताकि उसको भी मैं आपको हल करवा पाऊं, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट के साथ सब कुछ आपको मिलेगा, परीक्षा चाहे एमसीक्यू से चाहे, तो आप तुरंत एसएमएस कीजिए व्हाट्सएप पर 9161939762 पर और हमारे से जुड़ जाएं। आप नहीं चलाते जो है ऑनलाइन माध्यम, तो आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हमने समझा। प्रमुख विचारकों के बारे में समझ लेते हैं कि इस दौरान कौन कौन से विचारक रहे हैं। देखिए, प्रमुख विचारकों जैसे जॉन लॉक की अगर बात करें तो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार दिया। सामाजिक समझौते का सिद्धांत जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स और जीन जैक्स रूसो, इन तीनों ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो था समाज के बारे में था, समाज का उदय कैसे हुआ इसको लेकर के समाज ने एक समझौता किया, ठीक है। सब लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया, उसी को सामाजिक समझौता कहा जाता है। ये सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत, स्वतंत्रता और जीवन के अधिकार पर बल दिया जॉन लॉक ने। इसके दूसरे विद्वान है वॉल्टियर, इस समय के यानी पुनर्जागरण, बौद्धिक पुनर्जागरण के समय काल के हैं वॉल्टियर धर्म की आलोचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वकालत करते हैं, ये भी समाजशास्त्र का एक हिस्सा है। इसके साथ ही साथ जीन जैक्स रूसो जो है ये समान इच्छा की बात करते हैं, जन इच्छा की बात करते हैं, जनरल बिल की बात, और लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। ऐसे ही तमाम विद्वान और आते, तो ये लोग जो हैं ये लोग बौद्धिक परंपरा से हैं, ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ा बेटा, इंटेलेक्चुअल जो आपका इनलाइटमेंट था, यानी बौद्धिक जागरण की बात अगर करें तो बौद्धिक जागरण का प्रभाव ये पड़ा। इससे समाज में क्या हुआ बेटा, समझने का प्रयास करें इसका प्रभाव। देखिए, इसका प्रभाव ये पड़ा कि समाज को परंपरा और अंधविश्वास से मुक्त करने की दिशा में पहल ये एक प्रकार से हुई। समाज परंपरा और अंधविश्वास से मुक्त होने की एक दिशा में एक पहल थी ये। इसके साथ साथ मानव समाज का तर्क संगत और वैज्ञानिक अध्ययन यहाँ पर संभव पाया, बौद्धिक जो आपकी जागरण काल था वो। इसके अलावा समाज शास्त्र ने इसी वैचारिक पृष्ठभूमि पर जन्म लिया, क्योंकि वैज्ञानिक सब्जेक्ट तभी उत्पन्न होता है जब वैज्ञानिकता आती है। समाज शास्त्र का जो उदय हुआ इसी यानी बौद्धिक इनलाइटमेंट यानी कि आपका इंटेलेक्चुअल इनलाइटमेंट की वजह से ही समाज शास्त्र का उद्भव हुआ। सबसे पहला एक प्रकार से रीजन यही था। इसके बाद में दूसरा हम इतिहास का दर्शन अब देखेंगे। इतिहास का दर्शन एक दूसरा टॉपिक है अपने आप में, ठीक है। आप चाहते तो इसी को 15-15 मिनट का एक वीडियो में बना करके आपको समझा सकता था, लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं कि बहुत लंबी वीडियो, मतलब कि बहुत छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से बताया जाए। आप एक वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि मुझे हो सकता है आगे चल करके फिर जैसे कि अभी जितना पढ़ लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। चलिए, दूसरा आपका पॉइंट है इतिहास का दर्शन, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री। ये क्या था, देखिए, इतिहास का दर्शन फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री यह विचार प्रस्तुत करता है कि इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं करता, बल्कि यह मानव विकास की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। और मानव विकास की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया में सामाजिकता का भी विकास इसमें आप देखते हैं। प्रमुख विचारक और योगदान जो रहा है इसमें क्या रहा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि G.W. हीगल क्या कहते हैं इसके बारे में। हीगल कहते हैं कि इतिहास में संघर्ष और समाधान, कॉन्फ्लिक्ट और रिसोल्यूशन के माध्यम से समाज का विकास हुआ है। समाज के विकास में चूंकि आप देखते हैं जो है इतिहास में संघर्ष और समाधान के माध्यम से हर एक चीज का संघर्ष कुछ होता है और उसका समाधान निकलता है। इसके माध्यम से समाज का उद्भव हुआ, समाज का विकास हुआ, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा डायलेक्टिक मेथड का उपयोग हुआ, जैसे कि आप देखते हैं थीस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, इन चीजों के बारे में चीजें शुरू हो चुकी। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं, ठीक है, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के द्वारा अगस्त काम्टे की बात आप सभी लोग जानते होंगे। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक हैं, जिनके बारे में अभी हमने बताया कि 1838 में समाजशास्त्र के उद्भव में समाजशास्त्र का नामकरण इन्होंने किया। सबसे पहले इन्होंने समाजशास्त्र को सोशियो फिजिक्स कहा था, लेकिन 1838 में सोशियोलॉजी नाम शब्द सजेस्ट किया। इन्होंने 3 अवस्थाओं का नियम दिया अगस्त काम्टे ने। पहला कौन सा नियम था, 3 अवस्था। पहले धार्मिक अवस्था थी इसकी समाजशास्त्र की, फिर वह धार्मिक अवस्था धीरे धीरे करके मेटाफिजिकल अवस्था में बदली, यानी कि दार्शनिक अवस्था में बदल जाती है। फिर दार्शनिक अवस्था से
पॉजिटिव स्टेज यानी कि वैज्ञानिक अवस्था में आती है, और यही वैज्ञानिक अवस्था समाज शास्त्र के उदय की अवस्था है। ठीक है, समाज शास्त्र के उदय की अवस्था है, इसीलिए समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र के जनक अगस्त काम्टे विज्ञानों का संसरण का सिद्धांत देते हैं, और विज्ञानों के संसरण के सिद्धांत को देते हुए वह यह बताते हैं अगस्त काम्टे कि समाज शास्त्र एक विज्ञान है। समाज शास्त्र क्या है? एक विज्ञान होता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक विषय वस्तु है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। समाज शास्त्र के जो जनक हैं अगस्त काम्टे, उन्होंने विज्ञानों के संसरण का सिद्धांत दिया, बताया कि पहले गणित का विकास हुआ, फिर भौतिक शास्त्र का, फिर रसायन शास्त्र का, फिर बायोलॉजी का, फिर और नीचे मतलब की सब्जेक्ट का विकास हुआ, फिर समाज शास्त्र रूपी विज्ञान का उदय हुआ। ठीक है, इस तरीके से एक नवीन विज्ञान है ये समाज शास्त्र अपना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इन्होंने अगस्त काम्टे ने प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत भी दिया है, ये बात आप ध्यान, जो भी चीजें आप देखें वो चीजें स्पष्ट तरीके से जो देख रहे हैं उसका वैसा ही वर्णन करना इनका उद्देश्य रहा, यानी प्रत्यक्षवादी विचारक रहे हैं। अगले विद्वान जो रहे हमारे मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू की अगर बात की जाए तो जलवायु सिद्धांत यानी क्लाइमेट थ्योरी के माध्यम से समाज के विकास पर भौगोलिक कारकों के प्रभाव को इन्होंने बड़े विस्तार से समझाया। ये सब जरूरी है समाज शास्त्र के उद्भव के लिए, इसीलिए मैंने आपको बताया। प्रभाव क्या पड़ा बेटा इसका? इसका प्रभाव यह पड़ा इतिहास मतलब फिलोसॉफिकल हिस्ट्री का, हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी का इंपैक्ट। इतिहास को एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से देखने की एक परंपरा जो थी वो शुरू हुई। इसके साथ साथ क्या हुआ, समाज शास्त्र को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से समझने का आधार जो है यही फिलोसॉफी ऑफ इतिहास के माध्यम से मिलता है। यानी कि समाज शास्त्र का जो इतिहास है या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो हम समाज शास्त्र को पढ़ते हैं समझते हैं, वो जो दृष्टिकोण मिला वो हमको फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री से ही मिला। इसलिए फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट कारण रहा है इसका। ठीक है, किसका? इसका समाज शास्त्र के उद्भव का, समाज शास्त्र के उदय का, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी का। अगला पॉइंट राजनीतिक इतिहास, पॉलिटिकल हिस्ट्री। अब पॉलिटिकल हिस्ट्री भी अगला टॉपिक आपका पढ़ना था। ठीक है, देखिए आपका दो टॉपिक आपके यहाँ पर हो गए। ठीक है, इसमें हमने अभी तक इंटेलेक्चुअल एनलाइटमेंट समझा, फिर हमने फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री देखा, फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री का नंबर आ चुका, फिर उसके बाद में सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स देखेंगे, फिर उसके बाद में हम 25 एमसीक्यूज की इंपॉर्टेंट श्रृंखला लगाएंगे जिसको विस्तार से डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यानी क्लास आपकी बड़ी धाकड़ होने वाली, एक भी प्रश्न आपका बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, चलिए परिचय समझते हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री का। देखिए राजनीतिक इतिहास ने क्या किया है, राजनीतिक इतिहास ने समाज के बदलते स्वरूप और सामाजिक रचनाओं के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह वह कालखंड था राजनीतिक इतिहास का जब यूरोप और अमेरिका में राजतंत्र का एकदम से बोलबाला था, मोनार्की थी, सामंतवादी व्यवस्थाएं एकदम से अपने चरम पर थी और पुरानी सत्ता संरचनाएं एकदम से अपने चरम पर थी। लेकिन धीरे धीरे करके वह जो है सत्ताएं बिखर रही थी अपने आप में उस समय, क्योंकि इससे पहले का जो समय रहा उसमें सामंतवाद, राजतंत्र और पुरानी सत्ता एकदम की इन सभी की संरचना एकदम जटिल थी। अब ये जटिलात्मक संरचना इनलाइटमेंट के आ जाने से, पुनः जागरण के आ जाने से, जागरण काल के शुरू हो जाने से, फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री के आ जाने से ये सब चीजें टूटने लगी। और जब यह समय आया आपका राजनीतिक इतिहास का समय आया, उस दौरान ये सारी चीजें बिखर रही थी। राजतंत्र का पतन हो रहा था, राजतंत्र लोकतंत्र में बदल रहा था, सामंतवादी व्यवस्था आप देखते हैं पूंजीवाद में बदल रही थी। ठीक है, और उसके बाद में पुरानी सत्ता नई सत्ता में बदल रही थी, वैज्ञानिक सत्ता में बदल रही थी। इन परिवर्तनों ने मानवाधिकारों, लोकतंत्र और समानता के विचारों को जन्म दिया, जिसने बाद में समाज शास्त्र के उदय को प्रेरित किया, मोटिवेट किया। ठीक है, सत्ता संरचना में बदलाव कैसे बदलाव हुआ भाई सत्ता की संरचनाओं में? देखिए सामंतवादी व्यवस्था का अंत हो गया और केंद्रीकृत राजतंत्र का पतन हो गया। यानी कि जब राजा के पास केवल एक राजा के पास से पूरी शक्तियां निहित रहती थी, वो चीजें खत्म हो गई। यानी कि जब सत्ता का विकेंद्रीकरण शुरू हुआ, सत्ता कई लोगों के हाथ में बंटना शुरू हो गई। ऐसे में ये भी समाजशास्त्र के उदय का एक पहलू है। ठीक है, सामंती व्यवस्था का पतन हुआ, पूंजीवाद धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, उदय हुआ। राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण शासकों से जनता की ओर हुआ। अब शासक नहीं बल्कि जनता शासन करेगी, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आप देखते हैं भारत में भी ये नारे चलने शुरू हो गए थे। वो समय बाद का समय था भारत वाला, लेकिन आप देखते हैं राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण हुआ। यानी राजनीतिक सत्ता जो अब केंद्रीकृत थी, राजतंत्र के हाथ में थी, जनता के मतलब राजा के हाथ में थी, केंद्रीकृत थी। अब वह सत्ता बिखर रही थी, वह सत्ता जनता में बट रही थी। ठीक है, जनता शासन करने वाली थी, लोकतंत्र में बदल रहा था पूरा, सामंतवादी व्यवस्था, राजतंत्र की व्यवस्था। इसके अलावा नागरिक स्वतंत्रता और कानून के शासन का उदय हो रहा था। ठीक है, नागरिकों को स्वतंत्रता मिल रही थी। नए राजनीतिक विचारकों का उभरना, जैसे कि जॉन लॉक, जेन जैक्स रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सभी के आगमन से तमाम प्रकार की चीजें जो होती हैं बदलती हैं और ये सब समाजशास्त्र के लिए, जन्म के लिए, इमरजेंस के लिए उत्तरदायी कारक रहे हैं।
मानवाधिकार और लोकतंत्र का उदय, मानवाधिकार और लोकतंत्र का उदय भी आप देखते हैं इसी संदर्भ में हुआ। राजनीतिक घटनाओं ने समाज को नए सिद्धांतों से परिचित करवाया। लोकतंत्र के आदर्श जैसे कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो फ्रांसीसी क्रांति का 3 बहुत फेमस नारा रहा है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचने लगे। सारे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व सभी को पता चलने लगा। ठीक है, मानवाधिकार मतलब कि लोग अपने अधिकारों को जानने लगे, अपने समानता के अधिकारों को, अपने स्वतंत्रता के अधिकारों को, अपने बंधुत्व की चीजों को जानने लगे, समझने लगे एक दूसरे को। स्वतंत्रता के सिद्धांत ने व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार दिया कि कोई व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है और अपनी बातों को कह सकता है। दूसरी बात, समानता ने सभी वर्गों के बीच भेदभाव को चुनौती दी, यानी जो भेदभाव था, ऊंच नीच का जो भेदभाव था वो खत्म हुआ। इसके अलावा बंधुत्व ने सामाजिक समरसता की भावना को जन्म दिया ताकि आपस में लोग मिलजुल करके रहें, घुल मिल करके रहें, भ्रातृत्व के नाम पर एक प्रकार से एक दूसरे को भाई समझे अपना। ठीक है, ये सब चीजें चलनी शुरू हो गई। समाज में संरचनात्मक परिवर्तन फिर शुरू हुआ, जैसे औद्योगिक और राजनीतिक क्रांतियों ने पुराने सामाजिक ढांचे को तोड़ दिया। अब समाज में श्रमिक वर्ग, पूंजीपति वर्ग और मध्यम वर्ग जैसे नए सामाजिक समूहों का जो है उदय हुआ। अब ये पूंजीवादी और जो है श्रमिक वर्ग भी आपस में बाद में लड़ेंगे। ठीक है, जिसको कार्ल मार्क्स आकर के डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स नाम के विद्वान ने क्या वर्ग संघर्ष पर ही पूरा जीवन उन्होंने बिता दिया काम करते करते। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक है कार्ल मार्क्स, तो वो इन पर चर्चा करेंगे वो। ठीक है, लेकिन अभी एक नया दौर शुरू हुआ, तो इसलिए समाजशास्त्र का उद्भव हो जाना स्वाभाविक सी बात थी। एक ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का तीव्र गति से पलायन हुआ, लोग गांवों से शहरों में जाकर के बसने लगे। इसके अलावा परिवारों की संरचना में बदलाव हुआ, संयुक्त परिवार से एकल परिवार बदलना शुरू हुआ। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, माता पिता, उनके बच्चे, चाचा चाची, दादा दादी, बड़के पापा मम्मी, ऐसे तमाम एक बड़ी फैमिली होती थी। ठीक है, दादा दादी, नाना नानी, सब दादा दादी होती, नाना नानी तो अपने घर पे रहते थे। ये सब चीजें होनी शुरू हो चुकी थी। इसके अलावा आर्थिक असमानताओं में वृद्धि हुई और वर्ग संघर्ष की स्थितियां जो है समक्ष आने लगी। वर्ग संघर्ष होने लगा, जो पूंजीपति वर्ग है, जो जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, जो सर्वहारा वर्ग है, जो गरीब है, तो गरीब और अमीर के बीच में संघर्ष होने लगा। पूंजीपति यानी मिल का मालिक जो पूंजीपति है और उसमें जो काम कर रहे कर्मचारी हैं वो एक प्रकार से सर्वहारा वर्ग के हैं, गरीब वर्ग के हैं, उन दोनों के बीच में संघर्ष होता है। ये संघर्ष जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा को दिया कार्ल मार्क्स नाम के विद्वान ने। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स ने इस टाइप की जो है विचारधारा को दिया, तो ये सब सिचुएशन सामने आती रही। ठीक है, अब इन सभी चीजों के माध्यम से तमाम सारी चीजें हुई और ये भी कहीं ना कहीं पे समाज के उद्भव में, समाज के इमरजेंस में, सोशियोलॉजी के इमरजेंस में काफी अच्छी भूमिका इन सभी चीजों की रही। और जो तीसरा टॉपिक आपका है इसमें से वो कौन सा, तीसरा टॉपिक हो गया आपका राजनीतिक और सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलन, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म मूवमेंट्स, जो मैंने आपको बताया था। हम यहाँ पर क्या है, सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स मूवमेंट, ये आपका यहां तक हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में अगला आएगा आपका रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन दोनों को हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, चैप्टर संख्या 2 में। क्लियर, परिचय समझते हैं इसका, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के, इसको भी विस्तार समझने का प्रयास करेंगे। देखें, 19वीं और 20वीं शताब्दी का समय अब शुरू हो जाता है। 17वीं 18वीं शताब्दी का दौर खत्म हुआ। 19वीं शताब्दी यानी 1801 से लेकर के 1900 और 1901 से लेकर के 2000, ये 20वीं और 19वीं शताब्दी का समय है। सामाजिक और राजनीतिक सुधार आंदोलनों ने क्या किया, समाज को रूढ़िवादी परंपराओं और असमानताओं से बाहर निकालने का प्रयास किया। इन आंदोलनों का उद्देश्य मानव अधिकारों की स्थापना करना और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना था, जो कि आपको दिखेगा भी। अब देखिए, सबसे पहली बात, महिलाओं के अधिकार को दिलवाने के लिए तमाम आंदोलन किए गए। महिला अधिकार आंदोलन, वुमेन्स राइट मूवमेंट। यह आंदोलन महिलाओं के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को स्थापित करने के लिए किया गया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार यानी कि मताधिकार जैसे मुद्दों में एक प्रकार से आंदोलन किए गए महिलाओं के द्वारा, ताकि क्योंकि महिलाओं को पुरुष से हमेशा नीचे समझा गया, तो इसलिए महिलाओं को उनका उच्च दर्जा देने के लिए ऐसी चीजें करी गई। ठीक है, विशेषताओं की अगर बात की जाए बेटा, तो महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। इसके साथ साथ शिक्षा और रोजगार में समान अवसर मिले और लैंगिक असमानता के खिलाफ जागरूकता शुरू हुई, जो कि लिंग के आधार पर यानी महिला और पुरुष में जो भेदभाव होता है उसको समाप्त किया गया। शिक्षा और रोजगार में समान अवसर, पुरुषों के समान महिलाओं को अवसर मिलना शुरू हो गया और महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिला। ये सब से क्या हुआ, समाज बदला, और ये बदलाव ही समाज में आप देखते हैं समाज के अध्ययन या समाज शास्त्र का उदय करने के लिए मोटिवेट करा, समाज को पढ़ने के लिए एक प्रकार से एक पृष्ठभूमि तैयार करी, एक आधारशिला तैयार करी।
दूसरा आंदोलन हुआ श्रमिकों का। श्रमिक सामाजिक आंदोलन में क्या हुआ, श्रमिक आंदोलन क्या हुआ, मतलब कि सामाजिक आंदोलन में श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट। औद्योगिक क्रांति जब हुई इंग्लैंड में 1688 ईस्वी में, उसके बाद से तमाम फैक्ट्रियां स्थापित हुई। उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए लोग जाने लगे, ठीक है, गांव से शहरों की ओर पलायन करने लगे। तो ऐसी चीजें देख करके इसके बाद मजदूरों का शोषण बढ़ा। फैक्ट्री के मालिक लोग जो है अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए इन लोगों को पैसा कम देते थे काम करवाने के लिए, इनसे काम निकलवाते थे। 10,000 का तो इनको 1,000 रुपए मिलते थे या 500 रुपए मिलते थे। इसने श्रमिक आंदोलनों को जन्म दिया, जिनका उद्देश्य था काम के घंटे तय करना कि काम कितने घंटे किया जाएगा, उचित वेतन हमको, इससे कितने घंटे का वेतन कितना हमको मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। सुरक्षित कार्यस्थल, ताकि जो है जहां पर हम काम कर रहे हैं वो भी स्थान सुरक्षित हो। इसे अभी आपने सुना कुछ दिन पहले खान में लोग काम कर रहे थे और खान में क्या सुरंग में जो है फंस गए थे लोग, उस सुरंग से निकाला गया। आप देखे होंगे अभी बहुत जल्दी निकाला गया, ठीक है, मूवी भी इस पे बनी है अक्षय कुमार की। तो वो सब चीजें जो है आपने देखा होगा। तो वो ऐसा कार्यस्थल हो, ऐसी फैक्ट्री हो जहां पर उनको नुकसान ना हो, कि भाई जान माल का खतरा ना हो, इसलिए ऐसा काम करे किया जाए। तो ये श्रमिक आंदोलन इस वजह से होते हैं। विशेषताएं क्या है, 8 घंटे कार्य दिवस बनाया गया है कि एक दिन में काम करने का कितना घंटा, अधिकतम एक दिन में कोई भी फैक्ट्री में 8 घंटे से अधिक काम नहीं आप कर सकते। 8 घंटे के हिसाब से पूरा एक दिवस का एक दिहाड़ी मिलेगी। ट्रेड यूनियन का गठन हुआ, यानी कि जो व्यापार संगठन है उनका, व्यापार संगठनों का बनाया गया ताकि वो व्यापार संगठन किसी भी चीजों को लेकर के अपना बात कह सके। इसके अलावा श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम के को लेकर के कानून बनाया गया सरकार के द्वारा, ठीक है। तो इन सभी चीजों से भी समाज में तमाम चीजें बदलाव देखने को मिलती है। दास प्रथा का उन्मूलन और आंदोलन हो दास प्रथा को लेकर के। देखिए यह आंदोलन विशेष रूप से अमेरिका और यूरोप में हुआ। इसका उद्देश्य दास प्रथा का अंत था और सभी लोगों के लिए समान मानवाधिकार सुनिश्चित करना था। क्योंकि अमेरिका वगैरह में दासों की संख्या जो थी, मतलब जो युद्ध वगैरह होते दास बना लेते थे, उनसे काम जीवन भर करवाते थे, तो उसका अंत करने के लिए ऐसा हुआ, ठीक है। दास प्रथा कानूनी अंत किया गया। नस्लीय समानता के सिद्धांत का विकास हुआ। मानवाधिकार आंदोलनों का प्रचार जो है वो होता गया, और इन सभी की वजह से क्या हुआ, समाज को एक नई दिशा मिली, एक नई दिशा में समाज आगे बढ़ा। अच्छा, इन आंदोलनों का समाज शास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ा, यही चीज हमको पढ़नी थी बेटा, ठीक है। बेसिकली इसी चीज को आपको पढ़ना था, इसके लिए मैंने पूरा विवरण ऊपर समझाया आंदोलन के। सॉरी, विवरण समझे। इन आंदोलनों, इन सुधार आंदोलनों ने क्या किया, समाज शास्त्रियों को सामाजिक परिवर्तन के बारे में बताया, असमानता, सामाजिक और संघर्ष जैसे मुद्दों पर शोध करने की दिशा दी, ताकि समाज शास्त्री जो है इन मुद्दों पर काम कर सके। सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक असमानता और संघर्ष जैसे मुद्दों पर शोध करने के लिए एक टॉपिक तैयार करके दिया इन आंदोलनों ने, ठीक है। विशेषताएं की बात की जाए तो लैंगिक असमानता जैसे मुद्दों पर काम शुरू हुआ। वर्ग संघर्ष की विचारधारा सामने आई। जातीय भेदभाव पर जो है ध्यान गया समाज शास्त्रियों का, ठीक है। इसके साथ साथ समाज में न्याय और समानता की अवधारणा पर को बल मिला। साथ ही साथ में विकासशील देशों में सामाजिक नीतियों के निर्माण में योगदान दिया गया। इस तमाम प्रकार के बदलावों ने समाज शास्त्र को एक आधार तैयार किया। समाज शास्त्र को अलग अलग टॉपिक्स दिए, जिसके माध्यम से समाज शास्त्री उन पर रिसर्च करके एक अच्छी जानकारी ग्रहण कर पाते थे, ठीक है। तो विकासशील देशों में सामाजिक नीतियों के निर्माण में योगदान हुआ, और ऐसे तमाम प्रकार की चीजें जो है होती रही, जो कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी रही। समाज में चीजें होती रही, इस तरीके से तमाम सारे आंदोलन हुए। अब हम जो चीजें पढ़ेंगे वो अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो दूसरा होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति, ये भी समाज के लिए उत्तरदायी है। इसमें फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात की जाए 1789 में होती है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया, सिद्धांत दिया गया, जो समाज शास्त्र के उदय के लिए बहुत जरूरी था। इससे पहले समाज में ना तो समानता, ना स्वतंत्रता और ना बंधुत्व की बातें होती थी, ठीक है। दूसरी बात बेटा, औद्योगिक क्रांति आई 1688 ईस्वी के आसपास या 18वीं शताब्दी में बेसिकली विकास हुआ। एक दिन की क्रांति नहीं होती, क्रांति लंबे समय से हुई होती है। औद्योगिकरण का विकास हुआ, उद्योग बढ़ने लगे, लगातार तमाम इंडस्ट्री बनने लगी, शहरीकरण हुआ। लोग, जब उद्योग जहां पर स्थापित होता था वहां पर लोग जाकर के बसते थे उनमें काम करने के लिए, तो वहां पर शहरों का निर्माण होना शुरू हो गया। वर्ग संघर्ष, जब यहाँ पर फैक्ट्री में काम करने लगे लोग, तो मजदूर और मिल के जो मालिक होते थे उनके बीच में संघर्ष होता था। क्योंकि मिल के मालिक अमीर है और मजदूर वर्ग गरीब है, तो गरीब और अमीर के बीच में संघर्ष होने लगा, ठीक है। तो ये सब चीजें से एक दो वर्ग समाज में बढ़ गया, एक सरभारा वर्ग और एक पूंजीपति वर्ग, दोनों के बीच में संघर्ष होता है। कार्ल मार्क्स नाम के एक विद्वान है जिन्होंने वर्ग संघर्ष पर पूरा काम किया, पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर दिया, ठीक है। ऐसे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से
1783 ईस्वी तक आप देखते हैं लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों का विकास हुआ इस दौरान। ठीक है, ये सब चीजें जो हुई समाजशास्त्र के उद्भव के लिए काफी इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। महिला अधिकार आंदोलन 19वीं शताब्दी में लैंगिक समानता और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, महिला सशक्तिकरण हुआ, जिससे समाज को एक नए नए टॉपिक मिलते गए, रिसर्च स्कॉलर्स को नए नए टॉपिक मिलते गए रिसर्च के लिए, ताकि समाजशास्त्र का विषय वस्तु और बढ़ता गया। तो ऐसे में समाजशास्त्र का उदय हो पाना स्वाभाविक सी बात थी। श्रमिक आंदोलन हुए 19वीं शताब्दी में, मजदूरों के अधिकारों का संरक्षण हुआ, ऐसे तमाम सारी चीजें होती थी। दास प्रथा का उन्मूलन आंदोलन 19वीं शताब्दी, नस्लीय समानता और मानवता अधिकारों का विकास हुआ। ये सब चीजें कहीं ना कहीं पे जो होती गई, इनसे समाजशास्त्र का उद्भव और ही पुष्ट हो गया और इस तरह के समाजशास्त्र का उद्भव हुआ। ये बात ध्यान। निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं कि राजनीतिक इतिहास, क्या कह सकते हैं बेटा कि राजनीतिक इतिहास और सामाजिक सुधार आंदोलनों ने समाज शास्त्र को वह आधार प्रदान किया जिससे यह आधुनिक समाज के हर पहलू का विश्लेषण कर सकते हैं या कर सके। इन दोनों कारकों ने, या इन तीनों चारों कारकों जो मैंने पहले पूरा बताया आपका, चाहे बौद्धिक जागरण युग का रहा हो, चाहे पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा हो, चाहे वो फिलोसॉफिकल हिस्ट्री रहा हो, ठीक है, उन सभी ने क्या किया, सामाजिक संरचनाओं और विचारधाराओं को एक नई दिशा प्रदान करी। तो इस तरीके समाजशास्त्र का उदय या उसका एक नवीन विचारधारा की ओर मुड़ना एक जाहिर सी बात हो गई। ठीक है, आगे देखिए, शास्त्रीय चिंतन के ये पहला चैप्टर आपने पढ़ लिया। अब इकाई 1 से बनने वाले महत्वपूर्ण एमसीक्यूज, इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से बनने वाले टॉप जो है 25 यानी 25 एमसीक्यूज मैंने तैयार किए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इनको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही बारीकी के साथ मैं इन चीजों को समझाऊंगा, तो परेशान आपको नहीं होना है, बेटर अंदाज में आपको समझना है। प्रश्न संख्या 1, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, आई थिंक देयरफॉर आई एम, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक ने दिया था? इसको किसने दिया था बेटा? रेने डेस्कार्टेस ने दिया था। मैंने आपको बताया था बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको शुरुआत में मैंने आपको बताया, तो इस तरीके से आप चीजों को समझे। व्याख्या में क्या लिखेंगे? देखिए, रेने डेस्कार्टेस, जिन्हें आधुनिक दर्शन का जनक कहा जाता है, उन्होंने इस कथन के माध्यम से आत्मचेतना और तर्क की सर्वोच्चता को व्यक्त किया। यह विचार बौद्धिक जागरण यानी इनलाइटमेंट का आधार बना, जो विचार मैंने आपको बताया। इसीलिए जरूरी हो जाता क्योंकि बौद्धिक इनलाइटमेंट आपको पढ़ना था, जिसने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जन्म दिया। उनकी रचना का नाम क्या है? मेडिटेशन ऑन फर्स्ट फिलोसॉफी। 1641 में इसका प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक का परीक्षा में प्रश्न आ सकती है, पुस्तक ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आता है। यह विचार स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है, ये आपका विस्तार से। अब इन चीजों को आप एक पीडीएफ में प्राप्त कर पाएंगे तो आप बैठ करके आसानी से पढ़ पाएंगे। ठीक है, और आप चीजों को फिर से रिकॉल कर पाएंगे। एक बार आप वीडियो देखें, उसके बाद पीडीएफ पढ़ें और उसके बाद पेपर देने जाइए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दूसरा प्रश्न, ऑब्जेक्टिव भी लगा दे रहा हूं ताकि बहुत सारे विश्वविद्यालय में ऑब्जेक्टिव होता है और यहां से और जानकारी भी आपको मिलती है। देखिए, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस किस समाजशास्त्री के द्वारा दिया गया, प्रतिपादित किया गया सिद्धांत है? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस अगस्त काम्टे का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। समाजशास्त्र के जनक अगस्त काम्टे का सिद्धांत है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स की अगर बात किया बेटा तो ध्यान रखेंगे, कार्ल मार्क्स जो है वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। ठीक है, वर्ग संघर्ष की विचारधारा देते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत देते हैं कार्ल मार्क्स। ठीक है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत वैज्ञानिक समाजवाद के जनक हैं ये कार्ल मार्क्स। ठीक है, साम्यवाद की बात करते हैं। अगस्त काम्टे की अगर बात किए तो समाजशास्त्र के जनक हैं ये अगस्त काम्टे। 1838 में सोशियोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। सब कुछ, और ये जो प्रश्न है इसका उत्तर यही होगा, अगस्त काम्टे। ठीक है, मैक्स वेबर सत्ता की उदाहरण देते हैं। हीगल द्वंद्ववाद के बारे में बताते हैं, तो अगस्त काम्टे इसका करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा विस्तार से इन चीजों को समझ ले। अगस्त काम्टे, जिन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने अपने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में समाज के बौद्धिक विकास को 3 अवस्थाओं में बांटा। पहली अवस्था थी धार्मिक अवस्था, ठीक है, थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरी थी दार्शनिक अवस्था, मेटाफिजिकल स्टेज। तीसरी अवस्था थी वैज्ञानिक अवस्था, पॉजिटिव स्टेज। उनकी पुस्तक का नाम है कोर्स डी फिलोसॉफी पॉजिटिव या पॉजिटिव फिलोसॉफी, कुछ भी कह ले। 1830 से 1842 में इस सिद्धांत को विस्तार से बताया गया है इस पुस्तक में के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न बेटा, प्रश्न सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा किसने दी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अवधारणा किसने दी बेटा? जॉन लॉक, रूसो और थॉमस हॉब्स। जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, इन तीनों की विचारधारा है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। ठीक है, सभी विद्वानों ने दी है। थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो,
सभी ने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत पर कार्य किया है। हाब्स की लेवियाथन 1651 ईस्वी में शक्ति के केंद्रीकरण की बात की गई। लाक ने टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, टू ट्रेटाइज ऑफ, देखिए लेवियाथन पुस्तक किसकी, थॉमस हाब्स की पुस्तक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में प्रकाशित पुस्तक है, किसने लिखी है, जॉन लॉक की पुस्तक है, बड़ी फेमस पुस्तक है। इसमें व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा पर बल दिया गया है इस पुस्तक में। और जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, द इमाइल पुस्तक रूसो की है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1762 में पुस्तक आती है। जीन जैक्स रूसो जो है वो थॉमस हाब्स और जॉन लॉक के बाद आते हैं, तो उन्होंने थॉमस हाब्स और लॉक दोनों की विशेषताओं को अपने सिद्धांत में दिया और उसको बहुत जबरदस्त बताया। सामूहिक इच्छा यानी कि जनरल बिल की बात भी इन्होंने करी। लोकतंत्र का आधार आगे चल करके बनता है यही इच्छा, तो सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी जीन जैक्स रूसो का ही रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। प्रश्न है लिबर्टी, इक्वलिटी और फेटर्निटी का नारा किस क्रांति का है, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। तो ये किसका है, फ्रांसीसी क्रांति का है। 1789 ईस्वी में क्रांति शुरू हुई, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से आप जान लीजिए क्रांति के बारे में। देखें, फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वलिटी यानी समानता और फेटर्निटी यानी कि बंधुत्व का नारा दिया। इस क्रांति ने के दौरान डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन 1789 में पारित हुई, जिसने मानवाधिकारों की नींव रखी। यह विचार बाद में आधुनिक लोकतंत्र की नींव बना, ठीक है। अगला प्रश्न, समाजशास्त्र का नामकरण, नेमिंग ऑफ सोशियोलॉजी किसने किया, बताएं। समाजशास्त्र का नामकरण किस, कार्ल मार्क्स ने नहीं किया, मैक्स वेबर ने नहीं किया, किसने किया बेटा, अगस्त काम्टे ने किया होगा। बिल्कुल, अगस्त काम्टे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र का नामकरण किया है। 1838 में काम्टे ने सोशियोलॉजी शब्द का पहली बार उपयोग किया। उन्होंने समाज का वैज्ञानिक अध्ययन, समाज को बताया कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र विज्ञान समाजशास्त्र कहलाता है। उनके विचारों ने समाज को समझने के लिए एक नई पद्धति दी, जो कि समाजशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये सिद्धांत क्यों जरूरी है, मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये पुस्तक बड़ी फेमस है, परीक्षा में कई बार पूछा आता है। तो मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का क्या नाम है, द स्पिरिट ऑफ लॉज। 1748 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, यह बात भी आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट पुस्तक है बाबू, ठीक है। कैसी पुस्तक है ये, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी पुस्तक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इस पुस्तक में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के पृथक्करण का सुझाव दिया इन्होंने। यह सिद्धांत आज भी लोकतंत्रों की आधारशिला जो है बना हुआ है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। 7वां क्वेश्चन आ चुका है, डिक्लेरेशन मेथड का संबंध किस विचारक से जुड़ा हुआ है, थॉमस हीगल से जुड़ा हुआ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, हीगल ने डायलेक्टिक्स यानी थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस के माध्यम से समाज और इतिहास के बीच को समझाया है, विकास को समझाया कि इतिहास और समाज का विकास कैसे हुआ। बाद में कार्ल मार्क्स ने इसे हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म में रूपांतरित कर दिया, लेकिन उससे पहले इन्होंने किया था, हीगल ने। अगला 60वां नंबर प्रश्न है, सामूहिक इच्छा जनरल बिल किस विचारक की अवधारणा है। तो ये है जीन जैक्स रूसो की जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत, ठीक है। आगे देखते हैं, जीन जैक्स रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखी, उसमें सामूहिक इच्छा को समाज के सर्वोच्च हित के रूप में परिभाषित किया, ठीक है। ये सब विशेषताएं आपकी, ये चीजें मैं आपको लिख करके दे दे रहा हूं। अगला प्रश्न 9वां नंबर, श्रमिक आंदोलन, लेबर मूवमेंट का पहला बड़ा उद्देश्य क्या था। इसका पहला बड़ा उद्देश्य था 8 घंटे का कार्य दिवस, यानी कि एक दिन में केवल 8 घंटे मजदूर काम करेंगे, ठीक है। 19वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के दौरान मजदूरों ने लंबे काम के घंटों के खिलाफ आंदोलन किया और 8 घंटे का कार्य दिवस उनका पहला प्रमुख लक्ष्य बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते, 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, दास प्रथा उन्मूलन आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अब्राहम लिंकन ने किया था, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही कहा था कि जो है, क्या कहा था इन्होंने, अब्राहम लिंकन ने, इनकी एक पुस्तक है मतलब की इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन 1863 में
इसके माध्यम से अमेरिका में दास प्रथा समाप्त की और यह मानवाधिकार आंदोलन का एक बड़ा पड़ाव था। अब्राहम लिंकन वही व्यक्ति है जो कहते हैं कि क्या कहते हैं वो कि लोकतंत्र की परिभाषा देते, कहते जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया गया शासन ही लोकतंत्र होता। तो लोकतंत्र में आस्था रखते थे। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, पॉजिटिविज्म का विचार किस समाजशास्त्री से जुड़ा हुआ है? पॉजिटिविज्म जो है अगस्त काम्टे का विचार है। पॉजिटिव फिलोसॉफी पुस्तक भी अगस्त काम्टे की ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। काम्टे ने पॉजिटिविज्म की अवधारणा दी जिसका मतलब होता है समाज का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति से करना, इसी को पॉजिटिविज्म कहा जाता है, ठीक है। कोर्स डी फिलोसॉफी पॉजिटिव, ये पुस्तक का नाम है इनके, इसको शॉर्ट फॉर्म में पॉजिटिव फिलोसॉफी भी कह देते हैं। 1830 से 1842 में इस पुस्तक का प्रकाशन हुआ। उस पुस्तक में इस विचार को उन्होंने जो है रखा। उन्होंने कहा अगस्त काम्टे ने कि समाज शास्त्र को भौतिक विज्ञानों की तरह इंपेरिकल और वस्तुनिष्ठ बनाना चाहिए ताकि जो बातें इसमें कही जाए वो सही हो। यह विचार आज भी सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ बना हुआ है ताकि जो है ये भी आज भौतिक विज्ञान की तरह आगे बढ़ सके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, 12 नंबर देखेंगे। द स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीजों को जानने का प्रयास करते हैं। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में सत्ता के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिद्धांत दिया। यह विचार आज के लोकतांत्रिक शासन में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के स्वतंत्र कामकाज का आधार बना और इन सभी चीजों से समाज में एक बदलाव हुआ और यही सब चीजें आपको पढ़नी होती हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किस सदी में हुई थी? ये हुई थी बेटा 18वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में शुरू हुई। इसने उत्पादन के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया। मशीनों के उपयोग और शहरीकरण के कारण से क्या हुआ? सामाजिक ढांचे में बड़ा बदलाव आया। इसका समाजशास्त्र पर प्रभाव डर्क, हीम और मार्क्स के कार्यों ने स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। अगला प्रश्न 14 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है डायलेक्टिव मटेरियलिज्म का संबंध किस विचारक से है? डायलेक्टिक मटेरियलिज्म का संबंध किस विचारक से है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किससे भैया? कार्ल मार्क्स से है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कार्ल मार्क्स ने हीगल के डायलेक्टिक पद्धति को भौतिकवादी दृष्टिकोण से जोड़ा और डायलेक्टिक मटेरियलिज्म विकसित किया। इसमें उन्होंने कहा कि इतिहास की गति उत्पादन के साधनों और उत्पादन संबंधों के बीच संघर्ष द्वारा संचालित होती है। दास कैपिटल नाम की एक पुस्तक आती है 1867 ईस्वी में, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, उसी में इन्होंने ये सिद्धांत बाकायदा से दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, दास प्रथा उन्मूलन एबोलिशन ऑफ स्लेवरी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? इसका कारण क्या था? दास प्रथा का मानवाधिकार की अवधारणा का उदय जो है इसकी वजह से दास प्रथा को खत्म किया गया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में इनलाइटमेंट के प्रभाव से मानवाधिकारों की अवधारणा मजबूत हुई। अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने जो है ये पुस्तक लिखी, इसके द्वारा दास प्रथा का अंत किया और यह आंदोलन सामाजिक समानता की दिशा में बड़ा कदम था। आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है फिर भी हर जगह जंजीरों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किसने दिया था? जीन जैक्स रूसो का कथन है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आप देखिएगा। जीन जैक्स रूसो ने इस चीजों को बताया था। इन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखी 1772 में 1762 में। यह वाक्य लिखा कि उन्होंने ये जो वाक्य मैंने बताया था, उन्होंने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामूहिक हितों के बीच संतुलन पर बल दिया। यह कथन आज भी राजनीतिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का आदर्श वाक्य माना जाता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप चीजों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं इसको लिख करके भी समझा दिया हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 17 नंबर, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म का सिद्धांत किस विचारक का है? ये कार्ल मार्क्स का विचारक है, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने दिया है। ये तो पुस्तक आपकी हो ही गई, इसमें आपको कुछ पढ़ना नहीं। 18 नंबर क्वेश्चन, पॉजिटिव स्टेज के अनुसार समाज का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कार्ल मार्क्स ने दिया था, सॉरी अगस्त काम्टे ने। काम्टे ने अपनी 3 अवस्थाओं के नियम लॉ ऑफ 3 स्टेज में अंतिम अवस्था को पॉजिटिव अवस्था कहा। इस चरण में समाज का अध्ययन वैज्ञानिक तरीकों से
अनुभव से और आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। यह आधुनिक समाजशास्त्र का मूल आधार बना, ठीक है, जो इनका 3 स्टेजेस का सिद्धांत है समाज। 19 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के बाद सामाजिक संरचना में कौन सा प्रमुख परिवर्तन हुआ? तो सामाजिक संरचना में कौन सा सामंती व्यवस्था का विकास हुआ? क्या नहीं, सामाजिक सामंती व्यवस्था खत्म हुई। जातिगत विभाजन में वृद्धि हुई? ऐसा भी नहीं हुआ। शहरीकरण और औद्योगिकरण भाई, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद में शहरीकरण और औद्योगिकरण का विकास हुआ, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। औद्योगिक क्रांति 18वीं और 19वीं शताब्दी ने ग्रामीण से शहरी समाज में परिवर्तन किया। मजदूर वर्ग यानी कि प्रोलेटेरिएट और पूंजीपति वर्ग यानी जिसको आप ये बोलते हैं, इसका उदय हुआ। इस बदलाव ने सामाजिक असमानता और वर्ग संघर्ष को जन्म दिया, जिसे कार्ल मार्क्स ने अपनी कृतियों में विस्तार से समझाया है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न है, सत्ता यानी कि पावर्स का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया? सत्ता का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया बेटा? तो मैक्स वेबर ने किया है सत्ता के बारे में अध्ययन। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्स वेबर ने सत्ता को समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय माना और उन्होंने अथॉरिटी के 3 प्रकार बताए सत्ता की। पहला है पारंपरिक सत्ता, दूसरी करिश्माई सत्ता और तीसरी कानूनी व्यवसायिक सत्ता, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। यह विचार इकोनॉमी एंड सोसाइटी नाम की एक पुस्तक है, जो इनकी पुस्तक है मैक्स वेबर की, उसी पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है 21 नंबर। ये क्वेश्चन जो है आपके टीजीटी, पीजीटी के लिए, नेट, जेआरएफ के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, जर्नल बिल की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, जर्नल बिल की अवधारणा का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था बेटा? समाज की सामूहिक भलाई, समाज की सामूहिक भलाई करना। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रूसो ने कहा कि जर्नल बिल का अर्थ है समाज के सभी लोगों की सामान्य और सामूहिक इच्छा, यह व्यक्तिगत हितों के बजाय समाज के सर्वोच्च हितों पर आधारित है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिन बच्चों को भी पीडीएफ प्राप्त करना है, कोर्स में जुड़ना है, जैसे ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस का जो क्वेश्चन चल रहे हैं, इतना बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ आपको मिल रहा है, ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ से आसान तरीके से पढ़ पाएंगे। आप एसएमएस कीजिए 91 61 93 60 62 पर। जिन बच्चों एसएमएस कीजिएगा सभी लोग, ठीक है। आप क्या एसएमएस करेंगे? आप अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर, अपने 5th सेमेस्टर का नाम, मतलब 5th सेमेस्टर लिख दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ये लिख करके व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा, गुरुजी हमको 100 रुपए वाला कोर्स ज्वाइन करना है। 100 रुपए में कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है आपके लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होगा, चाहे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या फिर आप सोशियोलॉजी से आगे चल करके आप जैसे बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, एमए में या जेएनयू में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। बीएचयू और जेएनयू में एडमिशन लेना या फिर जिसने केंद्रीय विश्वविद्यालय में इलाहाबाद में एडमिशन लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। जब आप सीयूटी का पेपर निकाल पाएंगे तो आप इनको पढ़ेंगे तभी निकलेगा आपका। तो आप इन चीजों को अच्छी तरीके से जान लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, आप पढ़ते रहिएगा इसको आसानी से। तो मात्र 100 नंबर का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है, सॉरी 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। आपके पास एक स्कैनर भेजेंगे, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी है, या किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं आप, ठीक है। आपके घर में कोई चलाता हो ऑनलाइन माध्यम, उससे या फिर किसी कैफे से जाकर के आप फीस जमा करवा दीजिएगा। चेक जरूर कर लीजिएगा पेमेंट उसने किया कि नहीं किया। सबसे पहले पेमेंट अगर नहीं किया होगा तो बहुत सारे कैफे वाले मूर्ख बनाते हैं, तो मूर्ख वाला जो होगा वो नहीं समझा जाएगा, क्योंकि चेक किया आता है यहाँ से तुरंत क्लियर हो जाता है, तो कोई वैसा सिस्टम नहीं चलेगा आपका, ठीक है। ध्यान रखना, आप खुद ही करना, उसका स्क्रीनशॉट भेजना मेरे पास, ठीक है, और विस्तार से उसमें पूरा डिटेल में जानकारी आप जैसे भेजेंगे तुरंत हमको पता चल जाएगा कि आपने भेजा कि नहीं भेजा है। तो कोई चालाकी, 2-3-4 बच्चे थे उन्होंने चालाकी की मेरे साथ, तो मैंने तुरंत पता चल जाता, पूरी जो है व्यवस्था रहती है हमारे पास, तो तुरंत पता चल जाता है। तो इसलिए मैंने 100 रुपए फीस, इसलिए इतना कम फीस क्यों रख रहा हूं आपको पता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का एक पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में जो अगर मैं एप्लीकेशन मेरा था शुक्ला एडिटर का एप्लीकेशन है, लेकिन वहां पर मैं पढ़ाता नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां पर आपकी फीस बहुत महंगी रखनी पड़ती, और इस वजह से जब महंगी रखनी पड़ती, इस वजह से मैंने व्यवस्था की ताकि आप यहीं पर पढ़ें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहेंगे। कुछ यूट्यूब पर वीडियोस मान लेते हैं जो है अनलिस्टेड हो जाएगी, और बाकी चीजें आपको यहीं पर मिलती रहेंगी। यूट्यूब पर सब चीजें मिलती रहेंगी, यूट्यूब पर आपको तमाम क्लासेस, मतलब वीडियोस आपको मिलेंगे, यूट्यूब पर वीडियोस भी मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो पीडीएफ होगा बेटा, वो पीडीएफ आपको 100 रुपए फीस में मिलेगा। तो ये फीस बस केवल 100 रुपए, बाकी बीए के लिए बहुत सारे लोग क्लास चलवाते हैं, तो बहुत सारे पैसे लेते हैं। शुक्ला एडी पॉइंट एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो कि पिछले 7 वर्षों से आपको पढ़ा रहा है और पैसा आपसे नहीं लेता है, केवल 100 रुपए फीस रखती है, जो कि आपके लिए बहुत नॉर्मल फीस रखेगी, ताकि जो है सब चीजें चलती रहे, ठीक है।
यूट्यूब से आप उतना समझ नहीं, मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी यूट्यूब से ये होता है वो आता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा किसी दिन, वो चीजें नहीं उतना बेटर तरीके से आपको मिल पाएंगी। लेकिन हाँ, जब आप कोर्स में ज्वाइन होते हैं तो आपके लिए एक बेहतर अंदाज में चीजें मिलती है। व्हाट्सएप पर आपको लाइव क्लास की लिंक मिल जाएगी, आपकी पुरानी वीडियोस जो होती है उनकी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, सब कुछ, ताकि आप अच्छे से पढ़ लें, कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा आपको। साथ ही साथ में सभी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ मिलेगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन क्लास, महासंग्राम क्लास, सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। अब ये क्वेश्चन पेपर आपका एमसीक्यू साल फॉर्म में भी होगा, एमसीक्यू वाला पेपर साल फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव जो होगा, ठीक है, लिखित वाला जो होता है सब्जेक्टिव, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस, उनका भी आपको मिलेगा। सभी विश्वविद्यालयों के सभी सब्जेक्ट, यानी कि आपके 2 सब्जेक्ट के मेजर होगा और एक को करिकुलर होगा। 2 सब्जेक्ट में 4 पेपर ये और 1 पेपर ये, यानी कि 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपकी हो रही है। सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। जिन बच्चों ने नहीं अभी तक जुड़ पाए हैं वो तुरंत जुड़ जाइए, ठीक है। काफी पुराने बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, आप सभी लोगों की देरी है, तुरंत आप जुड़ जाइए, देर ना कीजिए, ठीक है। जैसे जुड़ेंगे आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दीजिए। तुरंत इसके साथ भेजिए, इस पर तुरंत एसएमएस कीजिए 9161 93 60 62 पर। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है भाई, देखिए इस क्वेश्चन को समझे बेटा। प्रश्न है सेपरेशन ऑफ पावर सिद्धांत का क्या है। सेपरेशन ऑफ पावर जो है शक्ति का विकेंद्रीकरण का सिद्धांत है, शक्ति को बांटता है अलग अलग भागों में, ठीक है। चलिए सत्ता, जैसे लोकतंत्र जो हो जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। पहले मोनार्की थी, यानी कि राजतंत्र में क्या था, सत्ता किसी एक राजा के पास नहीं थी, अब सत्ता कई भागों में बट गई, ठीक है। चलिए मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिससे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम कर सके। यह लोकतंत्र की सफलता का एक आधार बना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। 23 नंबर प्रश्न आ चुका है बेटा, ठीक है। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन किस वर्ष लागू किया गया, तो ये लागू किया गया 1863 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्याख्या यह है कि इसको जो है अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में 1 जनवरी 1863 को यह सिद्धांत लागू किया था, दास प्रथा को समाप्त करने की घोषणा के दौरान। 24 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, सामाजिक सुधार आंदोलनों का मुख्य लक्ष्य क्या है। सामाजिक सुधार आंदोलन का मुख्य लक्ष्य होता है क्या बेटा, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना। सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन करना ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। 19वीं शताब्दी में क्या हुआ, सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैसे प्रमुख भारतीय नेताओं ने यह काम किया। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी है, तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए दास कैपिटल 1867 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है, मतलब प्रकाशित हुई है। मार्क्स की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है, जिसमें उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था के शोषणकारी स्वरूप और वर्ग संघर्ष का विश्लेषण किया। ये बात आप ध्यान रखें, पूरी विस्तार से इसमें जानकारी दी गई है। इस तरीके से आप लोगों ने चीजों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैंने इतनी मेहनत करी है। ऐसे ही चैप्टर नंबर 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में बताना भूल गया आपको। चैप्टर नंबर 2 में बेटा हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में, जो कि यूनिट नंबर 1 का दूसरा चैप्टर होगा। फिर उसके बाद में इकाई नंबर 1 समाप्त हो जाएगा। फिर इकाई नंबर 2 में हम लोग पढ़ेंगे अगस्त कॉम्टे के बारे में। अगस्त कॉम्टे का जो सिद्धांत है पॉजिटिविज्म, द जो है हिरार्ची ऑफ साइंसेस, लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जो 3 स्टेज का सिद्धांत है वो मैंने आपको बताया। तो मैं जो है दूसरी इकाई में अगस्त कॉम्टे के बारे में पूरा जानकारी आपको दे दूंगा, ठीक है। फिर अगस्त कॉम्टे के बाद में फिर हम चौथे चैप्टर में हम लोग, यानी कि इकाई नंबर 2 के पहला चैप्टर अगस्त कॉम्टे से रिलेटेड होगा और दूसरा चैप्टर हर्बर्ट स्पेंसर से रिलेटेड होगा, और इस तरीके से इकाई 2 भी समाप्त हो जाएगी। फिर इमाल दुर्खीम तीसरे यूनिट में, और फिर इमाल दुर्खीम का पूरा हो जाएगा। चौथे यूनिट में विल्फ्रेडो पेरेटो के बारे में चर्चा करेंगे, और 5वें में फिर कार्ल मार्क्स के बारे में, फिर उसके बाद में मैक्स वेबर के बारे में, फिर आपका जीएच मीड के बारे में, और फिर टालकट पार्सल्स के बारे में, और आरके मार्टन के बारे में। बस पूरा आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये पंचम सेमेस्टर का सिलेबस था, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। शास्त्रीय समाजशास्त्र सिद्धांत में आपको इन्हीं 4-6 विचारों के बारे में पढ़ना है। ज्यादा लंबा क्लास नहीं होगा तो पूरा आपको समझा देंगे, पूरा नोट्स आपको सब कुछ मिल जाएगा, पूरा परेशान होने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। क्लियर, आपको बहुत ही विस्तार से मैंने समझाया, बहुत ही आपको अच्छा लगा होगा ऐसा पढ़ते हुए, ठीक है। तो समाजशास्त्र में चीजें पढ़नी है। अगर आपको हमारे इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, हमारे पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ना है, तो आप जुड़ सकते हो। 91 61 93 60 62 पर तुरंत एसएमएस कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे कि क्या गुरु जी क्या कैसे जुड़े,
नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, सब्जेक्ट नेम और किस सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर के नाम लेकर के भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस है। 91 61 93 60 62 व्हाट्सएप नंबर पर तुरंत एसएमएस कीजिए। आपको कोर्स लेना हो तभी एसएमएस कीजिएगा, बिना मतलब के एसएमएस नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं तो आप तुरंत जुड़ जाइए फटाफट से। मात्र 100 रुपए फीस लगेगी। 100 रुपए आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, स्कैनर यानी क्यूआर कोड, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस देने हैं। किसी दूसरे से भी आप सेंड करवा सकते हो, उसके बाद में आपको जोड़ दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट क्लास होगी, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जब भी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको, इकोनॉमिक्स, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, सभी सब्जेक्ट की क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी। मात्र 100 रुपए फीस में आपके जो 2 सब्जेक्ट होंगे को करिकुलर साथ में पूरा तैयारी आपकी हो जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। तो कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज अगर खरीदते हैं नहीं खरीदते कोई बात नहीं, ठीक है। धन्यवाद।